नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आने वाले परीक्षाओं की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा सीरीज है, इसमें हम ऑसम क्वेश्चन विद ऑसम ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और काफ़ी यूनिक तरीके से, जो कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, उन तरीक़ों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इसमें जो पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 7 और 252 है, यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या का मान बताना है। मतलब ये कि देखो, HCF दिया हुआ है जो कि 7 है और LCM बोला है, LCM इसका 252 है। ठीक है, और यहाँ बोला है कि यदि फर्स्ट नंबर 28 है, अगर फर्स्ट नंबर 28 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, वही पूछ रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उस फॉर्मूला को आप कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि दो संख्याएं हों, उनमें LCM दिया हो, HCF दिया हो, एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर पूछ रहा हो, या फिर दो नंबर दिया हो, एक LCM दिया हो, HCF पूछ रहा हो, तो उनको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, आई होप ये याद कर लेंगे आप। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य गुणे महत्तम समापवर्त्य बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब अगर इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर दें तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 इसका LCM हो जाएगा, 7 LCM हो जाएगा, एंड इसका जो HCF होगा, इसका HCF 7 हो जाएगा और LCM 252 हो जाएगा, HCF 252 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो LCM हो जाएगा आपका 252 एंड यहाँ पे HCF अगर हम लिखेंगे तो 7 होगा और बराबर यहाँ पे हम 28 लिखेंगे। 28 क्या है, पहली नंबर, और यहाँ पे सेकंड नंबर को हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे जो हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, और फिर 4 से अगर हम 252 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 छक्के 24 और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 63, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक स्कूल है। ठीक है, आपका एक स्कूल दिया है, P की लंबाई 5 फीट है। ठीक है, P की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है, तो स्कूल के इमारत की लंबाई ज्ञात करना है। बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पर्सन है P, उसकी हाइट जो है 5 फीट है और उसकी जो परछाई बनती है उसकी हाइट 7 फीट है। ठीक है, परछाई की हाइट 7 फीट बनती है और उसने ये भी देखा कि एक स्कूल है, उसका जो इमारत है उसकी परछाई की हाइट कितनी बनती है, 42 फीट बनती है, 42 फीट बनती है। तो स्कूल के इमारत की लंबाई हमें बतानी है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 5 फीट की जो मतलब हाइट इसकी एक्चुअल हाइट है, यानी कि जो इसकी वास्तविक हाइट 5 फीट है, वो उसकी परछाई बनती है 7 फीट। ठीक है, 7 फीट, यानी कि अगर 7 फीट परछाई बन रहा है, यहाँ से मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूँ कि अगर 7 फीट इसकी परछाई बन रही है सॉरी 7 फीट अगर उसकी परछाई बन रही है तो उसकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है 5 फीट। ठीक है, 5 फीट उसकी हाइट आती है। और अगर मैं लिखूं कि यदि उसकी परछाई 1 फीट बनेगी तो उसकी हाइट आएगी 5/7 फीट। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल की परछाई की हाइट कितनी है, 42 फीट। तो अगर 42 फीट स्कूल के परछाई की हाइट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5/7 इंटू 42। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्कूल का ओरिजिनल हाइट है उसकी लंबाई मानी उसका जो है मान आ जाएगा। ठीक है, 7 छक्के 42 और 6 गुणे 5 कितना हो जाता है,
30 हो जाता है। 6 पंचे 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि पी की लंबाई 5 फीट है और उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है, यानी कि 7 फीट के परछाई का जो इंसान है उसका जो 7 फीट की परछाई का इंसान है उसका एक्चुअल हाइट यानी वास्तविक लंबाई 5 फीट है। तो 1 फीट की अगर उसकी परछाई बनेगी तो उसकी लंबाई 5/7 फीट बनेगी। तो अगर कोई 42 फीट का स्कूल है उसकी ओरिजिनल यानी वास्तविक लंबाई कितनी होगी, उसको हम यहाँ से इसमें 42 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। फिर 7 छंगे 42 हो जाएगा और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 फीट। मतलब क्या कि स्कूल के इमारत की लंबाई 30 फीट होगी। यहाँ मैंने इतना लिखा है क्यों, क्योंकि आपको समझाना है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ओरली देख के भी मार्क कर सकते हैं दिमाग में कैलकुलेशन करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में समझा देता हूँ आपको कि एक शॉपकीपर है, उसने कोई सामान है, आर्टिकल है, उसका जो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो रखा उसने 160 रुपये रखा। ठीक है, मार्क प्राइस 160 रुपये यानी कि MP = 160 रुपये, और उसने 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट उसने क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे दिया। फिर भी क्या होता है कि उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, बोला है 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस और यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस। अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मैंने बताया है कि जब भी हानि हो या फिर डिस्काउंट हो तो 10% की जो वैल्यू हो जाती है वह क्या होती है -1/10। ठीक है, -1/10 यानी कि ये जो 10 होता है, देखो हमेशा डिस्काउंट जो मिलता है ना वह मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा वह क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस होगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस यहाँ 10 हो जाएगा और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, 10 इसका मार्क प्राइस हो गया और उसमें से 1 माइनस किया, 9 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ इसको प्रॉफिट होती है कितने की, 20% की। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह क्या होता है +1/5। प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 + 1 6। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 5 है और ये 6 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ, यहाँ सेलिंग प्राइस 9 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 6 है। ठीक है, तो इतना का ये तो मतलब गड़बड़ बात है भाई, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, घोर नाइंसाफ़ी है। अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों को बराबर करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस 15 बन गया, सेलिंग प्राइस आपका 18 बन गया और मार्क प्राइस 20 बन गया। क्लियर है, ये 15, ये 18, ये भी 18, तो 18 और ये 20। ठीक है, और 20 की वैल्यू दी गई है कितनी है, 160। 20 की वैल्यू जो है 160 यूनिट दी गई है, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 160 आएगा, तो अगर मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 160 आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो इसमें मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15/120 जो है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ से अगर आपका सेलिंग प्राइस भी पूछता तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे, 18 × 8 कर देते तो उसका क्या आता, सेलिंग प्राइस भी आ जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके से आपको सॉल्व करके समझाया। ठीक है, यहाँ से कुछ भी पूछे, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने में कितने रुपए छूट दिया गया, ये सब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है। देखो इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि 0.00081/0.09 लिखेंगे। देखो इसका बेसिक मतलब मैं समझा देता हूँ क्या होता है। यहाँ जो लिखा गया है 0.00081/0.09, ठीक है,
इसका यही मतलब होता है, ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि नीचे जो है 2 स्थान छोड़ के क्या है, दशमलव है यानी डेसिमल है, ठीक है। तो ऊपर में भी हम अगर दशमलव को 2 स्थान खिसकाएंगे यानी कि 1 और 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा, यानी इस जगह पे दशमलव लगा दूंगा तो ये तीनों खत्म हो जाएंगे और यहाँ 0.081 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.081 अपॉन 9 आ जाएगा। अब यहाँ मैं अगर 9 9 81 यानी कि 0.0009 लिखूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81 और 1 2 3 यानी 1 2 और यहाँ एक दशमलव जीरो लगा के डेसिमल लगा दोगे तो आपको फिर वही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.009, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली गिन लेंगे यहाँ से कि यहाँ 2 स्थान छोड़ के दशमलव है और यहाँ भी 2 स्थान, तो यहाँ पे 2 स्थान हटा दो, 0.081 बनेगा, ठीक है, 0.081। और 9 से 81 में 9 से भाग दोगे, 9 बार में जाएगा और दशमलव कितने स्थान पे लगा है, 3 स्थान पे लगा है, 3 स्थान पे दशमलव लगा दोगे उसमें तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। और दोस्त इस सीरीज को पूरे अच्छे से फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के घबराहट नहीं होगी और आराम से क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर पाओगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।